अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक मरकज़ी एजेंडा यानी एहतसाब। अगर पहले ये इल्ज़ामात लगते गए कि ये यकतरफ़ा एहतसाब हो रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को गिरफ़्तार तो किया गया, लेकिन उसके बाद ना सिर्फ सबकी ज़मानतें हुई, अदालत उज़्मा की जानिब से कुछ लैंडमार्क फ़ैसले भी आए, जिनमें से एक में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पर भरपूर तनकीद की गई और मनफी ऑब्जर्वेशंस पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची अदालत है उसकी जानिब से पढ़ने को मिली। और साथ में अगर तनकीद ये थी कि एहतसाब यकतरफ़ा है, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं वो भी सवाल उठाना शुरू हो गए कि ये यकतरफ़ा तो शायद अपनी तरफ, लेकिन क्या इसी प्रोसेस के आखिर में कन्विक्शंस नहीं होनी चाहिए थी, सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए थी? और अपोजिशन तो तब से यही कहती चली आ रही है कि इसको एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़रा सुन लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा ताड़ साहब का क्या कहना था। दिन ब दिन शहजाद अकबर की गेम एक्सपोज होती जा रही है। वो एहसन इकबाल साहब का केस हो, वो ख्वाजा आसिफ साहब का केस हो, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस हो, शहबाज शरीफ साहब का केस हो, ख्वाजा साद रफीक का केस हो, हर केस के अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो सिंध हाई कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस मुल्क की 3 हाई कोर्ट्स ने शहजाद अकबर की ना अहली ना लायकी पर मोहर लगा दी है और कहा है कि किसी किस्म की ना बेज़ाब्तगी है, ना बदउनवानी है, ना इख्तियारात से तजावुज़ है, ना किसी किस्म की कोई रिश्वत है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। आपने जिस तरीके के केसेस बनाए हैं वो एक एक करके अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। साहब की इस बात का तो कोई शक नहीं कर सकता कि तमाम लीडरान जिनका उन्होंने जिक्र किया उनको ज़मानतें मिली हैं, या तो अदालत आलिया से या अदालत उज़्मा से उनकी ज़मानतों को कन्फर्म किया गया है। लेकिन इस पर सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वो सियासी जमात जिसके तहत ना सिर्फ एहतसाब ब्यूरो आया, लेकिन सैफुर रहमान का भी जो एक रेन ऑफ टेरर था जिसमें कुछ बेकसूर लोगों को भी परसिक्यूट किया गया था, और फिर वही सैफुर रहमान साहब माफ़िया मांगते रहे, उनके कानूनी ढांचे पर परवेज़ मुशर्रफ जैसे फ़ौजी आमिर ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऑर्डिनेंस को, जो 1999 का ऑर्डिनेंस है, उसको तामीर किया। तो शराजी साहब, इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ बेकसूर नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी दहाने पे वो हैं, और सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दिन अपोजिशन में जाएगी तो वो भी फिर इसी दहाने पर होंगे। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? ये तो खैर आप सही कह रहे हैं कि लग यही रहा है कि जो जिस तरह की इदारों को इस्तेमाल मुखालफिन के ख़िलाफ़ करने की एक रिवायत इस मुल्क के अंदर रही है, बीच में हम देखते हैं कि शायद उसमें एक ठहराव आ गया था, बिलखुसूस 2008 से लेकर 2013 और फिर उसके बाद 18 तक हमें लगा कि शायद अब उस रविश पे नहीं सियासतदान चल रहे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल ऐसा होता रहा कि सूरत हाल ऐसी थी कि इदारे इस्तेमाल होते थे। और बिल्कुल आपने दुरुस्त हवाला दिया एहतसाब अपना सैफुर रहमान कमीशन का, जो बिल्कुल जिनका काम यही था कि वो मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात बनाएँ। और उसके बाद हुआ क्या कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ख़ुद साख्ता जलावतनी में जाना पड़ा, इस कदर तंग किया गया। तो मेरा ख़्याल में ये तो हम कह सकते हैं कि कल को जब तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन बेंचों पे बैठी होगी तो फिर उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन उससे हट के मैं जो बात करूँगा असद, वो ये कि आपने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि ये टॉप एजेंडा आइटम था तहरीक इंसाफ का कि इस मुल्क के अंदर अपने चोरों को पकड़ना है और करप्शन का जो बाज़ार गर्म है उसको ख़त्म करना है। तो मैं समझता हूँ कि आज इन 3 बरसों के अंदर जो नैब की कारकर्दगी हमारे सामने आई है, उसका सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ है। वो तहरीक इंसाफ के जिसने एहतसाब के सारे अमल की ओनरशिप ली, और आज हालत ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इस तरह के रिमार्क्स सुनने को मिलें कि नैब का इदारा इन लोगों के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई करप्शन का सबूत पेश करने में नाकाम रहा, इन लोगों को 2-2 साल तक कस्टडी में रखा गया और निकला कुछ नहीं है। लगता ये है कि इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ख़्याल में
तहरीक इंसाफ के पास जो एहतसाब की ओनरशिप थी उसको लेके हमें लगता ही है कि सारे प्रोसेस के पीछे वही खड़े हैं, और अगर वो प्रोसेस सारा धड़ाम करके ज़मीन पे आ गिरा है और सब लोग इससे साफ़ सुथरे होकर निकल गए हैं, तो इसका नुकसान तो सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ को हुआ है। उससे वो एक तासुर भी उसने तक़वियत पकड़ी है कि लोगों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और दूसरा ये है कि निकला भी इससे कुछ नहीं है। रादर ये है कि जो लोग 22 महीने, 18 महीने, 15 महीने, 10 महीने इस तरह जेलों में गुजार के आ गए हैं, उनका जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है वो कहीं ऊपर चला गया है। तो मेरा ख्याल में खान साहब को जो मेरा मशवरा होगा ना, एक बड़ा हमदर्दाना, वो ये है कि कम अज़ कम अब इस नहज पे आके आपको चाहिए कि जो ओनरशिप ली हुई है ना आपने नैब के नीचे जो प्रोसेस हो रहा है एहतसाब का, कम अज़ कम इससे आप उससे कहें कि मेरे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इदारा इंडिपेंडेंट है और जो कुछ कर रहा है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है जी। और तो ये ज़रूर होना चाहिए, वरना तो मेरा ख्याल में अगर 5 साल में यही कुछ कारकर्दगी रही इस इदारे की और अदालतों से हमें इस तरह के रिमार्क्स और फैसले सुनने को मिले, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है तहरीक इंसाफ का। कहने को तो आप ठीक फरमा रहे हैं कि जी आज़ाद अदारा है, ख़ुद मुख्तार अदारा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं वो भी ये बार बार याद दिलाते रहते हैं कि ये जो केसेस हैं ये सब बने थे मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दौर में। लेकिन इस पे फिर सवाल ये भी उठता है सर कि जो मालम जब्बा वाला सारा केस था, या पेशावर BRT पे जो सवालात उठाए गए थे, या अब रावलपिंडी रिंग रोड पे जो कुछ नुकात वाजे होते जा रहे हैं, या उससे पहले जो आपने पूरी एक फोरेंसिक इंक्वायरी बैठाई शुगर माफिया पे, जिस पे आपके सीनियर लीडरान हैं जिनके बुनियादी हकूक़ के हवाले से PTI पंजाब की एक पूरी एक तंजीम सामने आ गई। सर आपको पता है शराजी साहब कि जो आपकी जो शुगर ब्लॉक के लीडरान हैं वो सबसे ज़्यादा मजलूम ही हैं इस मुल्क में, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और जब ये चाहे आपके PTI पंजाब के भी सीनियर लीडरान हों, वो बाहर आ जाते हैं, सिर्फ 2 आपके लीडर्स गिरफ़्तार हुए थे और एक तरफा जो एजेंडा था वो भी आपका वाज़े उधर हो गया। इस तमाम इशू को किस तरह देखते हैं सर? नहीं, उससे तो मेरा ख़्याल में वो जो शुरू में तो शायद इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश हुकूमती एंड पे भी की गई, जो कि होनी चाहिए थी, ज़ाहिर सी बात है। और उसके बाद हमें चेयरमैन नैब की जानिब से भी ये सुनने को मिला कि अब हवाओं के रुख बदल रहे हैं और इस इदारे का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और ना किसी के लिए एज ए टूल के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहें कि मालम जब्बा का केस उनका साफ़ पानी के केस से पुराना केस है और उस केस के अंदर अभी तक इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, जबकि मेरे केस के अंदर मुझे गिरफ़्तार भी किया गया और पता नहीं मामला कहाँ तक रेफरेंस तक जा पहुँचा, तो फिर जाहिर सी बात है यही होता है ना, फिर आप इस तासुर को कैसे ज़ाहिल कर पाएंगे। और ख़ान साहब को भी चाहिए, वो मतलब है वो शख्स के जो कहा करते थे कि जब आप पे इल्ज़ाम आ गया और आपने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है तो बेहतर ये है कि जब तक आपसे वो इल्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, आप अपने आप को क्लियर नहीं करवा लेते, आपको स्टेप डाउन होने जाने चाहिए। 2014 के धरने में वो ये तो नवाज शरीफ साहब से तकाजा कर रहे थे कि आप पे इल्ज़ाम आ गया कि आपकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, आपने वो जो पैसे हैं इलीगल मनी के ज़रिए आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और आपने असासे बनाई हैं, जब तक आप उससे क्लियर नहीं हो जाते आपको स्टेप डाउन करना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वाज़े नाकामी अपनी तरफ और जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसमें भी कुछ वज़न है, वज़न नहीं बहुत ज़्यादा वज़न है कि ये तमाम एजेंडा जो है ये यक तरफ़ा है। दूसरी जानिब जो तनकीद की जा रही है, कुछ आपने देखा कुछ क्रिटिक्स हैं उनका कोई ख़ास सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि PTI की मुखालफत है कि जी करप्शन आखिरकार एक इंग्रेडिएंट है या एक ऐसा एक अंसर है जो आपको उसकी एक ज़रूरत है जब आप तरक्की की तरफ जाते हैं, प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं, एक नेसेसरी ईवल है। आपने देखा हमजा शहबाज शरीफ साहब भी जब उन बेचारे बच्चों से मुखातिब थे तो उन्होंने कहा इस रीत को पढ़ने दें और करप्शन होने दें, और ये भी एक तरह से जमहूरियत की शाना बशाना है। शराजी साहब ये ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो आपके कुछ तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं जो कहते हैं कि करप्शन इतना इशू नहीं है, उस पर बार बार इस तरह हथौड़ा नहीं मारना चाहिए, और ये आखिरकार कुछ बेचारी मिडिल क्लास के एतराज़ात हैं
जो इसको लेके बैठ जाते हैं। क्या हमें इस इशू को इस तरह डेप्रिकेट करना चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं, देखें, अगर करप्शन इतना सीरियस इशू ना होता तो आपके पड़ोस में जो चीन जैसा मुल्क है, जहाँ पे तो अगर लोग अगर इस्टेब्लिश हो जाते हैं कि करप्शन किए तो वहाँ तो एक तरह से मौत की सज़ा है, वहाँ तो नहीं। और इसमें मैं बस मुख्तसरन ये भी शामिल कर दूं सर, कि अगर ये इतना बड़ा मसला ना होता तो हमजा शहबाज शायद ये ना कह रहे होते कि जी मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट में किसने इतने ज़्यादा पैसे डाले हैं। क्यों सर? और सरदारी साहब भी कह रहे होते कि अगर फलूदे वाले अकाउंट में कोई डालना चाहे पैसे तो वो डाल सकता है। क्या कहते हैं? हाँ, मेरा ख्याल में जाहिर सी बात है, अब उनके हिसाब से तो लगता है कि इतना कोई सीरियस इशू नहीं है। जिसके उनका ख्याल है कि हाँ बिल्कुल, और उनका ख्याल है कि जिसके पैसे उसकी मर्जी, वो जहाँ पे भी डाल दे, जिसको भी दे दे। तो मेरे ख्याल में वो कहना ये चाह रहे हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में करप्शन हर जगह पे उसके लेवल डिफरेंट हैं, ज़रूर मौजूद है। लेकिन अगर यहाँ पे बुनियादी तौर पे हर मंसूबे के अंदर मतम नज़र ये हो कि आपने वहाँ से पैसे कमाने, कमीशन लेनी है और उस मंसूबे का क्या असर होना है, वो कितनी ताख़ीर का शिकार होता है, वो फाइलों में पड़ा रहता है, वो फिज़िकली कहीं पे आता है कि नहीं आता, तो फिर मेरे ख्याल में उस तरह की करप्शन तो मुल्क को नीचे लेके जाएगी ना भाई। वो करप्शन मुल्क को आगे लेके नहीं चलती। बिल्कुल, मुझे किसी ज़माने में याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम नेशनल इंटरेस्ट के अंदर लोगों को ब्राइब करते हैं, हम देते हैं किकबैक्स, कि अगर हमने अपनी कोई प्रोडक्ट बेचनी है, हमने कोई बहुत बड़े ठेके लेने हैं, कोई बहुत बड़ा काम करना है तो हम करते हैं। तो अगर आप नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं तो भाई ज़रूर करें। वो खान साहब वाली बात है कि आप मैच जीतने पे सट्टा खेलें, मैच हारने पे तो ना खेलें ना यार, खुदा का वास्ता है। और अगर आप मुल्क को नीचे ले जाने के लिए करप्शन कर रहे हैं तो उस करप्शन से तो हम हाथ जोड़ के आपसे कहेंगे खुदा का वास्ता वो ना करें। बेशक ऊपर भी लेके जाना हो जनाब तब भी ना करें, ये नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे क्या जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं? ये कौन सी जस्टिफिकेशन है कि ये इतना कुछ सीरियस इशू नहीं है, तरक्की आगे जब होती है तो करप्शन भी कहाँ होती है यार? दुनिया के अंदर एक निज़ाम है, वहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट का अगर प्राइम मिनिस्टर अपने घर को रेनोवेट करवाए तो कहते कैसे करवा लिया आपने, पब्लिक का आपने टैक्स पेयर्स मनी कैसे आपने खर्च कर दी। इधर आप कहते हैं कि आप एक मनसूबा जो 30 अरब का उसको 100 अरब पे ले जाएं, 100 अरब वाले को 500 अरब पे ले जाएं और उसके अंदर भी आप किक बेस ले और आपको पूछे भी कोई ना यार। इस तरह थोड़ी होता है। वाकई इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू यही है, होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जब तक इसके लिए कोई बेहतरीन इदारे, नैब से तो आप माजरती करें आप, और शहजाद अकबर साहब भी और FIA बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर वहाँ जाके आपने लोगों से बड़े बेहुदा किस्म के सवाल करने हैं या उनसे कुछ और पूछना है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, शुगर माफिया को लेके अगर आपने एक तरफ आप JKT को कह रहे हैं, अदालतों में जाके आप कह रहे हैं FIA की टीम कि जी उनको गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है, अगर होगा तो हम बता देंगे, और दूसरी तरफ जो बाकी मुल्ज़मान हैं। अच्छा सर, ये जो आपने अभी ये नुक्ता उठाया है FIA के किरदार के मुतालिक, तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी उनकी हरासमेंट के मुतालिक एक इल्ज़ाम लगाया है। अगले सेगमेंट पर FIA के मुतालिक बात करेंगे। स्टे विद अस। बात करेंगे जो शुगर इंक्वायरी पर कार्रवाई की जा रही है उस हवाले से। शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है और उनके साथ हमजा शहबाज शरीफ साहब कि FIA को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और हरासमेंट भी एक तसलसल है। तो इसी पर शराजी साहब आपने अभी FIA के रोल की भी बात की। मुस्लिम लीग नवाज़ तो बहुत देर से ये कह रही है कि FIA इस तरह आगे बढ़कर अपने प्रोसेस को ना सिर्फ अब्यूज़ कर रहा है लेकिन साथ में जो केस हैं इनमें भी कोई ख़ास वज़न नहीं है। इसको आप किस तरह देखते हैं? और जो आपने एक और दिलचस्प नुक्ता उठाया कि FIA का काफ़ी मरकज़ी किरदार था जब वाजिद ज़िया साहब उसके सरबराह थे, उसके बाद उनको मुंतकिल कर दिया गया, कि शुगर इंक्वायरी की जो सारा इशू था, इतना बड़ा ये बहरान था 2019 में 2018 में, कि वो इस तमाम बात की तय तक पहुँचें और उसी कामयाबी से जिस तरह उन्होंने इस तमाम ये पैनमा की तफ्तीश की थी, शुगर माफिया को भी उस तरह तोड़ सकें। तो जो वहाँ फ़िलहाल नाकामी है, बल्कि फ़िलहाल सिर्फ 2023 में तो इंतखाबात होने को जा रहे हैं, इस तमाम इशू को आप किस तरह देखते हैं?
मेरा ख़्याल में एक तो ये है कि ये इश्यूज़ ने एक तरह से सियासी रंग इख्तियार कर लिया है और इसमें कोई शक नहीं है कि FIA की टीम ने वाजिद ज़िया की सरबराही में बड़ी सिंसेरिटी के साथ काम किया था और उन एरियाज़ को बेस्ट वे में आइडेंटिफाई किया था कि जहाँ से हमें ये पता चल पाए कि ये जो शुगर माफिया है वो कैसे काम करता है और कैसे मार्केट को अपने हिसाब से चलाता है और कैसे लोगों की जेबों से इतने बड़े बड़े अरबों रुपए निकाल लेता है, या शुगर केन के जो ग्रोअर्स हैं उनके साथ किस तरह का जुल्म होता है। तो मेरे ख़्याल में चीज़ें तो बड़ी ज़बरदस्त कम्प्रिहेंसिव वे में आगे वो लेके आए थे, लेकिन अगेन इस मुल्क के अंदर जैसे माजी में बहुत सारी इंक्वायरीज़ का हशर होता है, इसका भी यही हशर हुआ है। और आपने देखा है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपनली बता दी गई और सब के सामने आ गई, तो फिर मेरे ख़्याल में जो शुगर माफिया के कुछ लोग हैं उनके पास, बिलखुसूस जो PTI के अंदर हैं, उनके पास तो यही एक ऑप्शन रह गई थी कि उन्हें एक प्रेशर ग्रुप डेवलप किया जाए और हुकूमत वक्त को मजबूर किया जाए कि वो जिस तरफ बढ़ रहे हैं उस तरफ ना जाएं। और आपने देखा है कि पंजाब के अंदर एक रिवोल्ट नज़र आया हमें PTI के अंदर, और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि वो शख्स के जो अपनी अबूरी ज़मानतें करवाता फिर रहा था, बाद में उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेटर जाके अदालतों में ये कह रहे हैं कि जी इनको गिरफ़्तार करना ज़रूरी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ठीक अंदाज में आगे बढ़ रही है और हम इनको गिरफ़्तार नहीं करना चाह रहे। तो मेरा ख़्याल में उससे अंदाज़ा तो यही होता है असद कि ये सारा मामला अब सियासत की नज़र हो चुका है और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए चीज़ें अब इस्तेमाल हो रही हैं। हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अब हालत तो ये है कि जिस चीनी को हम 55 से 65 आने पे रो रहे थे, अब वो माशाल्लाह से 110-120 पे चली गई है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इंक्वायरीज़ का क्या फ़ायदा हुआ, चीज़ें तो उससे भी कहीं आगे बढ़ गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ निकलेगा। और अब जो बाकी लोगों को एंगेज किया जा रहा है या उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, वहाँ पे भी जो हमने बाकी हशर देखा है, तो मुझे लगता है कि हमें शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज साहब जो बात कर रहे हैं कि शायद उनसे भी कुछ इस तरह के उल्टे सीधे सवाल किए जा रहे हैं और बुनियादी तौर पे पॉलिटिकली उनको थोड़ा सा प्रेशराइज़ करने के लिए या अदरवाइज़ उनको मैनेज करने के लिए इस इंक्वायरी का या इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। निकलना इससे भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा, वो अब शहजाद अकबर साहब की जो बात करते हैं ना, किसी ज़माने में शुरू में उन्होंने कहा था कि हमने कुछ 7 बिलियन बैरून मुल्क आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो यहाँ से लूटेड मनी लोग लेके गए थे, और बड़े हमें सब्ज़ बाग दिखाए थे कि शायद 6-8 माह में वापस आने वाली है। तो हम किसी न किसी शो में ज़रूर ये जो नैब का रोना रोते हैं, लेकिन ये एसेट रिकवरी यूनिट भी लगता है कि अब कौमी ख़जाने पे बोझ बन गया है। तो मेरे ख़्याल में मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर उनको खुद चाहिए कि भाई ये मेरे बस का रोग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, इस इदारे को ख़त्म कर दें, इस यूनिट को ख़त्म कर दें। ये तो मेरे ख़्याल में कोई दुरुस्त बात नहीं है कि आप पिछले 3 वर्षों में एक धेला भी कोई रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन इम्प्रेशन आप ये दे रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जितनी भी करप्शन हुई थी उस सब के खुरे आपने तलाश कर लिए हैं और बहुत सारा पैसा आने वाला है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में उस इदारे के ऊपर भी या उस यूनिट के ऊपर भी हमें ज़रूर बात बिल्कुल ठीक। इधर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिए साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कश्मीर में खिताब करते हुए ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो ये मशहूर ज़माना एब्सोल्युटली नॉट का एक्सप्रेशन था, जब उन्होंने कहा कि हम अपने अस्करी अड्डे अमेरिका के हाथ नहीं करेंगे, ये गलत था, क्योंकि आखिरकार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से किसी ने ये सवाल किया ही नहीं था। तो इसको अब साथ जोड़ा जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अमेरिका के दौरे से, जिसमें वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब का ये कहना था। ज़रा सुन लेते हैं। तो उनके 5 साल पूरे करेगा और अगले 5 साल का उम्मीदवार है वो, और कोई फर्क नहीं पड़ता ये अंडर-19 की टीम अमेरिका जाए या 2 दफ़ा जाए या 3 दफ़ा जाए। अब जनाब शराजी साहब, ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शायद एक हकीकत है कि अपोजिशन, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, हमेशा उनको फॉरेन हैंड के साथ जोड़ देते हैं, अमरीकी इंटरेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। ये जो सारा एक मेमो गेट का इशू था, जिसमें फिर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फरमाया
कि पाकिस्तान ना तो इतना गैर मुस्तहकम है, ना तो इतना कमज़ोर है कि एक मेमो से हिल जाए। हालांकि उसमें वैसे ऑन अ साइड नोट जो हुसैन हक्कानी साहब बिल्कुल ही अमरीकी अस्करी मुदाखलत की दावतें दे रहे थे, उसको ज़रा पार्क कर देते हैं। ये कहना कि जी उनका अमेरिका जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा सवाल ये, इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है? वो बेशक जाएं, लोगों से मिलें, मुलाकातें करें, उधर रहें, वापस आएँ, ये क्या कोई काबिल तवज्जो बात है भी? और खैर शायद मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए, हम तो उस पर सेगमेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यही बुनियादी सवाल होना चाहिए और इस मुल्क के वज़ीर दाखिला को ये कहने की क्यों पेश आई? मैं कहता हूँ कि आप क्यों ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं? मैं तो मेरा ख्याल था कि इस स्टेटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर दाखिला को एक नोटिस जारी करेंगे कि भाई मेरे, आपने ये गैर जिम्मेदाराना बयान दिया क्यों, जिससे एक इम्प्रेशन डेवलप हुआ है। सब आप इम्प्रेशन ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, यहाँ पे किस जमात को इक़्तिदार सौंपा जाएगा, ये फैसले वाशिंगटन में होते हैं। वो बे खुदा का वास्ता है, ये क्या आप बात करने जा रहे हैं? गोया कि फिर तो हमें वो अमेरिकन की उन बातों पे एतबार करना चाहिए कि जो कहते हैं कि पाकिस्तानी चंद पैसों की खातिर पता नहीं अपनी माएँ भेज देते हैं। तो भाई मेरे, आप यहाँ बैठ के मुल्क के एक ज़िम्मेदार सियासी रहनुमा और वफाकी काबीना के सीनियर मेंबर के तौर पे 22 करोड़ लोगों को ये इम्प्रेशन दे रहे हैं, बल्कि उस इम्प्रेशन को आप मजबूत कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर फ्यूचर के जितने भी फैसले हैं वो वाशिंगटन में होते हैं, गोया कि अमेरिका करता है कि कौन इक़्तिदार में होगा और इस मुल्क चलना कैसे है। तो फिर आप किसी और का गिला क्यों करते हैं? तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शेख साहब को सद एहतराम के साथ शटअप कॉल देनी चाहिए थी और उनको नोटिस जारी करना चाहिए था कि ये गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदाराना बयान आपने क्यों दिया। और बाकी रह गया मामला, इससे पहले मेरे भाई, हमारे अब तो ताल्लुकात ख़राब हैं भारत के साथ, लेकिन इससे पहले हमारे पार्लिमानी वफद वहाँ पे भी जाते रहे हैं, हमारे सियासी रहनुमा वहाँ पे जाते रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते रहे हैं। तो भाई सियासतदान अगर किसी मुल्क में जाता है, वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर किसी फोरम पे जाते हैं, वहाँ पे ख़िताब करते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ इंगेज करते हैं, तो आप ये क्या बात करने जा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है? इस मुल्क का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि कोई फ़र्द वाहिद कहीं जाएगा, वहाँ पे वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनेगा, वापस आएगा और सारा मंजरनामा बदल के रख देगा। आप मतलब ये क्या तासुर दे रहे हैं? इस मुल्क का निज़ाम बड़ा ही कमज़ोर है, जो जिस वक्त जाए जैसे चाहे उसके अंदर पेनिट्रेट करे और सारा मंजरनामा बदल के रख दे। ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई मेरे, लोगों को जाने दें, मिलने दें। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी चाहिए कि अगर किस तरह का इम्प्रेशन डेवलप हो रहा है तो वो जहाँ वहाँ पे जाएं। अब तो सोशल मीडिया, अदरवाइज़ मीडिया इतना आपको फॉलो कर रहा होता है कि जो भी आपके इंगेजमेंट्स हों, जो भी आप लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी पल पल खबर मीडिया को होनी चाहिए। आप उसको मुश्तहर करें ताकि जो आपके बारे में एक तासुर उभारने की कोशिश की जा रही है कि शायद पाकिस्तान किसी से दुरुस्त सिमत में जा रहा है और फिर कोई एक शख्स जाके वाशिंगटन से डिक्टेशन ले के तो उसको उस रास्ते से हटाना चाह रहा है, तो उसे भी डिसमेंटल करना चाहिए। खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत का भी ये, लेकिन जनाब क्या ये एक अजीब जाविया नहीं बन गया? आप शराजी साहब तारीख़ के भी तालिब इल्म हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया करते थे और अयूब दौर में भी एक ऐसे फॉरेन मिनिस्टर तस्वर किए जाते थे जो कि काफ़ी हद तक जो एक अमरीकी इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी थी उसकी खिलाफ वर्जी करते, उसकी मुखालफत करते थे। उससे आगे बढ़कर आपने देखा कि चाहे मोहतरमा हों, चाहे आसिफ जरदारी साहब हों, जो ना सिर्फ इस पॉलिसी में एक तरह से नरमी आई, लेकिन जो ये एक सारा एक प्रोसेस था 2007 और 2008 का, जिसमें कॉन्डोलीज़ा राइस बाकायदा मुफाहमत कर रही थी परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी आमरीत के बीच और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच, और ओवरसीज़ आपकी ये तमाम जो कोalition हुकूमतें थीं उनको इस तरह ब्रोकर किया जा रहा था। क्या इससे भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ना नहीं चाहिए? जबकि आपके जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस बात को साबित कर दी मेमो गेट इंक्वायरी रिपोर्ट में कि हुसैन हक्कानी ने वाकई में वो मेमो लिखी थी जिसमें एडमिरल माइक मलन से वो कह रहे थे कि उस तरह के नुमाइंदों को पाकिस्तान में आना चाहिए
जिनकी वाशिंगटन की जानिब से बैकिंग हो, और दबे हुए अल्फाज क्या सर वाज़े अल्फाज में कह रहे थे कि अमेरिका की मिलिट्री बैकिंग होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा अस्करी मुदाखलत की क्या अब आदमी किस तरह की वो दावत दे सर? और ये सफ़ीर थे आपके। तो मेरा ख्याल में उसका अंजाम भी तो लोगों ने देखा है ना, कि आप अगर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आप कहीं बाहर से लेने की कोशिश करते हैं, वो वाशिंगटन हो या किसी और जगह से, तो फिर उसका हशर भी तो वही होता है। फिर आप कंप्रोमाइज वे में इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क के अंदर से इदारों की डिक्टेशन लेनी पड़ती है, या मुल्क से बाहर फिर आपको पावरफुल कैपिटल्स की लेनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ आवाम से लें, यहाँ के लोगों से लें, और फिर उसके बलबूते पे आप आगे बढ़ें, बजाय ये कि आप किसी फॉरेन मिशन का, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कहा जाता था कि किसी ज़माने में उन्होंने भी अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात सर उन्होंने तो कहा, एन पैटरसन को उन्होंने कहा था सर। हाँ जी जी, उन्होंने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो भाई मेरे, अगर आप इस तरह की पर्चियों के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और जाके फिर पर्चियाँ पढ़ के आप स्टेटमेंट देंगे, तो फिर नहीं भैया, ना तो मुल्क चलेगा और ना आपकी हुकूमतें चलेंगी। और माजी ने इस तरह के तजर्बात से साबित किया है कि आप जब किसी और की पर्ची पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या मुल्क का इक़्तिदार संभालते हैं, तो फिर आप अवामी सियासत नहीं कर सकते, फिर आप आज़ादाना अंदाज में खारजा पॉलिसी के या इंटरनल सिक्योरिटी के फ़ैसले आप ख़ुद नहीं करते, फिर वो प्रेशर्स आप पे होते हैं, वो डिक्टेशंस होती हैं जिनके ज़रिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल, अब वक्त काफ़ी तब्दील हो चुका है, और माजी के तल्ख तजर्बात ने भी मुझे लगता है कि सियासतदानों को सिखा दिया है कि आप अवाम की ताकत के बलबूते में इक़्तिदार में आएँ, और फिर मुल्क के अंदर कुछ फ़ैसले करने हैं या आपने दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसी स्ट्रेंथ के साथ करें, ताकि आप बेहतर अंदाज में आगे बढ़ें और आपका जो इक़्तिदार है वो भी एक दायमी हो, एक मजबूत हो। रादर ये है कि वो कहीं और से आ रहा है तो आपको उनको सुनना पड़ेगा, और उनको नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी भी कुर्सी हिलना शुरू हो जाएगी, और आपको या तो फिर बैरून मुल्क जलावतनी के लिए जाना पड़ेगा या फिर जेल का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अब तर्क कर देना चाहिए, और हमारे सियासतदानों को जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनको भी इस तरह की डिबेट का आगाज़ नहीं करना चाहिए जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा या फवाद चौधरी साहब या कोई और कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर एक तो ये कि इम्प्रेशन यही जाएगा कि हमने माजी से कुछ सीखा नहीं है, और दूसरा ये कि आप लोगों को ये रास्ता दिखा रहे हैं कि हाँ अब इस रास्ते से इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बिल्कुल ठीक, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। दिलीप कुमार की दुनिया से रुखसत की, लेकिन साथ में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के जब फंड्स को जमा किया जा रहा था और लोगों से कहा जा रहा था कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करें, तो जो सबसे मुश्किल घड़ी थी वो पहले 10% जो अखराजात थे उनको हासिल करना था, जिसमें दिलीप कुमार जो कि पेशावर के किस्सा ख़्वानी बाज़ार से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने हासिल किया, उसमें उनका बुनियादी किरदार था। जनाब शराजी साहब, ना सिर्फ वज़ीर आज़म ने लेकिन सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर ख़ारजा ने, और जो आपकी सीनियर सियासी क़यादत है, हर तरह की सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी ना सिर्फ अफसोस का इजहार किया, लेकिन आखिरकार से कुछ ऐसे अशख़ास होते हैं जो कि सरहद पार भी उनके कई चाहने वाले होते हैं, और उनमें कुमार भी शामिल हैं। किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, यूसुफ खान जिनको दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है, यकीनी तौर पे फ़न की दुनिया की बड़ी एक कदावर शख्सियत थे, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उनकी मकबूलियत सरहदों से पार, गोया कि वो सरहदों की कैद में नहीं थी, उससे बाहर भी पूरी दुनिया में जो लोग इस खित्ते के बसने वाले हैं उनके यहाँ उनके लिए एक ओनरशिप थी। और आपने देखा जिस तरह उनका जो ओरिजिन था वो पाकिस्तान आज जो कहलाता है इलाका, और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर, वहीं के अंदरून शहर के रहने वाले थे। तो मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भी उनके लिए जो ओनरशिप का एलिमेंट है उतना ही भरपूर और ज़बरदस्त है जितना हिंदुस्तान में उनको ओन किया जाता है। और आज आपने देखा है कि इस मुल्क के अंदर जो उनका आबाई घर है उसको कौमी विरसा करार दिया गया, उसको महफूज किया गया।
और फिर ख़ुद उनकी जो शख्सियत थी वो भी ज़ाहिर सी बात है, फ़नकार वैसे भी मुतासिब नहीं होता, और ज़ाहिर सी बात उन्होंने तो अपने कंडक्ट से साबित किया कि वो सरहदों से पार भी लोगों को उसी तरह ऑन करते हैं जिस तरह वो जिस मुल्क में रहते हैं उनके लोगों को करते हैं। और जिस तरह आपने हवाला दिया शौकत खानम के लिए जो फ़ंड रेजिंग थी, तो उन्होंने खुल के और फ्रंट लाइन पे खड़े होके इमरान खान साहब जो कि ना तो भारतीय शहरी थे, ना वो अस्पताल भारत में बना रहे थे, वो हॉस्पिटल पाकिस्तान में बन रहा था। दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहरहाल एक कशीदगी की, नाराज़गी की, दुश्मनी की एक तारीख़ है, लेकिन सारी चीज़ों को बालाए ताक रख के इस तरह के लोगों का आगे आना और इस तरह के नोबल कॉज के अंदर बिल्कुल फ्रंट लाइन में खड़े होके जो है वो कंट्रीब्यूट करना, ज़ाहिर सी बात है यही वो चीज़ें हैं कि जो ऐसी लोगों की फिर शख्सियत को और ज़्यादा हमारे सामने मोतबर कर देती हैं। और यकीनी तौर पे 98 बरस उन्होंने गुजारे, और मैं समझता हूँ कि अगरचे उन्होंने वो कहते हैं ना कि 65 फिल्मों में काम किया और उन्होंने उसमें अपने फ़न के जौहर दिखाए, लेकिन उनका ये जो मकबूलियत और लोगों के दिलों पे राज करने का सफ़र है वो पिछले 100 साल में तो रहा ही रहा है। लगता है कि आने वाले कई सौ सालों तक भी दिलीप कुमार साहब लोगों के जहनों में, दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और मेरे ख़्याल में ऐसी ही लोगों की ज़रूरत है असद के जो मुल्कों के दरमियान, लोगों के दरमियान तासुब, दुश्मनी, नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए अपना बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर हमें हमेशा के लिए याद रखना चाहिए और उनको अपने दिलों में बसाना चाहिए, और जब भी मौका आए ऐसा, वो उनके इस दुनिया से जाने का दिन हो या इस दुनिया में आने का दिन हो, उनको भरपूर अंदाज में उनको हमें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, ताकि उनके जो मोहब्बत, इसार, दोस्ती के जो जज्बात हैं उनको हम याद करें, और माशरे में फैली हुई जो नफ़रतें हैं और जो मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए उनसे हम एक इंस्पिरेशन लें। तो यकीनी तौर पे उनको तो कहा भी जाता था शहनशाह जज्बात, वो अपनी फ़िल्मों में इस रंग को बड़े भरपूर अंदाज में दिखाते थे। तो यकीनी तौर पे इस दुनिया से उनका जाना उनकी फ़ैमिली के लिए जितना ही गम की घड़ी है, उनके चाहने वाले, यकीनी तौर पे हमारी जनरेशन से पहले की जनरेशन ने उनको पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में उनकी जो फ़िल्में लगी तो देखा, हमने तो शायद कहीं उनको किसी और मीडियम के थ्रू देखा, लेकिन जाहिर सी बात है लोग उनको याद करते हैं तो कहते हैं कि कमाल आदमी थे अपने दौर से। बड़े ट्रिब्यूट क्या हो सकता था, नफ़रतें करने का नाम और शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार मोर्न्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। इजाज़त दें, अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।